नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आज की क्लास का बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये सोशियोलॉजी की बजाय इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि हम बहुत लकी हैं कि हमें समाजशास्त्र में प्रत्येक विषय पढ़ने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान इसमें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इसमें पढ़ते हैं, इतिहास इसमें पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी इसमें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट और साइंस हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज की क्लास बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये टॉपिक मैं इस बेंच में पहली बार पढ़ा रहा हूँ। पिछले बैच में मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। अब भाई साहब, चर्चा का मुद्दा ये है कि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के मॉडल, ठीक है। अब जैसे हम मिस्टर कार्ल मार्क्स की चर्चा करें, कार्ल मार्क्स ने दुनिया के इतिहास में समाज को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें जो सबसे अंतिम है ना, वो उनकी हाइपोथेसिस थी, मतलब वो अभी आना बाकी है। जैसे हम सबसे पहले चर्चा करें तो सबसे पहले मिस्टर कार्ल मार्क्स हैं, वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की चर्चा करते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म को बोलते हैं आदिम साम्यवाद। जिसके बाद में मिस्टर कार्ल मार्क्स हैं, वो स्लेवरी स्टेज की चर्चा करते हैं, जिसे हम दास युग बोलते हैं। फिर जिसके बाद में फ्यूडल सोसाइटी, सामंतों की चर्चा करते हैं। और जो अभी चल रहा है ना, जिसे हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी यानी पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। और एक पांचवा आएगा जिसे हम सोशलिस्टिक सोसाइटी यानी साम्यवाद या समाजवाद के नाम से संबोधित करेंगे। अब अगर हम इस रेफरेंस को आज की क्लास से जोड़ें तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उस समाज में कोई वर्ग नहीं थे। उत्पादन के साधन, शक्ति और संबंध, इन सभी पर समान रूप से बंटवारा था, है ना। किसी का एकाधिकार नहीं था। फिर धीरे धीरे दो वर्ग बन गए, एक तो मालिक बन गया, एक दास बन गया। जिनके पास जमीन वगैरह हुआ करती थी वो मालिक बन गए, और जो उन पर खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी, वो दास बन गए। फिर कालांतर में ऐसा होता है कि जो दास युग में मालिक थे वो सामंत बन जाते हैं। फिर और समय परिवर्तन हो जाता है, जो सामंत थे वो पूंजीपति बन जाते हैं। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि प्रत्येक युग में जो कमाई का जरिया है ना, जो अर्थव्यवस्था का जरिया है, वो अलग अलग है। जैसे हम साथियों दास युग की चर्चा करें तो दास युग में एकमात्र साधन था प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, है ना। लोगों के पास जीवन यापन का केवल एक ही जरिया था, खेती बाड़ी और पशुपालन। जिसके बाद में सामंत युग आ जाता है, राजा महाराजाओं वाला युग, जिसमें लगान वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं। आज का जमाना पूंजीपतियों का है। जैसे हम अडानी की चर्चा करें, अंबानी की चर्चा करें, टाटा बिरला की चर्चा करें, तो आज के जमाने में अर्थव्यवस्था के दूसरे तरीके हैं। अब ये जो आर्थिक विकास का मॉडल है ना, आपसे पूछा जाए कि ये क्या होते हैं, ये इस बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से समय अनुरूप बदलाव होता है। जैसे हम आधुनिक युग की चर्चा करें, या हम प्री आधुनिक युग की चर्चा करें, या पोस्ट आधुनिक युग की चर्चा करें। अब जैसे हम प्री आधुनिक, है ना, प्री मॉडर्नाइजेशन की चर्चा करें, प्री मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकता से पहले, तो वो क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा। आधुनिकता क्या आ जाएगी, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और उत्तर आधुनिकता क्या आ जाएगी, सर्विसेज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक युग में अर्थव्यवस्था के क्या थे, अलग अलग साधन और संसाधन थे। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्थिक विकास के मॉडल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से
समय बदलता है ना, प्रोडक्शन के तरीके किस तरीके से चेंज होते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्लास में आपको बताया था कि आज के जमाने में जो मालिक और मजदूर का संबंध है ना, वो शोषणकारी संबंध नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो सहयोगात्मक संबंध है। जैसे हम मार्क्सवाद की चर्चा करें, ये भी मैंने एक दिन आपसे कहा था कि नव मार्क्सवाद पत्र क्यों आया। मार्क्स ने हमेशा मालिक और मजदूर के संबंधों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है, कभी उसने पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे तो फिर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन बाधित हो जाएगा। अगर हम मार्क्स के नजरिए से देखें, प्रत्येक जो मजदूर है वो मालिक का नुकसान करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, और मालिक है वो मजदूर का शोषण करना चाहेगा, ठीक है ना। तो समय अनुरूप क्या होता है कि उत्पादन के साधन, संसाधन, तरीके ये सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। दैट इज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है। किसी जमाने में कृषि से आय होती थी, किसी जमाने में पशुपालन से आय होती थी, किसी जमाने में उद्योग धंधों से आय होती है, और अभी वर्तमान में सर्विसेज से आय होती है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, कोई मैं आपको प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा हूं, प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन वो भौतिक प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको अभौतिक प्रोडक्ट दे रहा हूं। ये किस में आता है, सर्विसेज में आता है, ठीक है ना। तो आज के जमाने में ये अलग आय के साधन हो गए, ठीक है ना भाई। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से फीस लेता हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे मेरी अर्थव्यवस्था में सुधार होती है, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, एक मॉडल हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम चर्चा करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस्टर वॉल्ट रोस्टो की चर्चा करते हैं। जो पहला मॉडल निकल कर आता है वो मिस्टर वॉल्ट रोस्टो का आता है। ये मिस्टर वॉल्ट रोस्टो है ना, ये अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर थे और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनका जो सिद्धांत है वो इन्होंने 1960 में विकसित किया था, और इनके सिद्धांत को स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया, मिस्टर वॉल्ट रोस्टो ने दिया। कब दिया था, 1960 में दिया। एक तरीके से इन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी का जिक्र किया है, ठीक है। एवोल्यूशन उद्विकास की बात कौन करते हैं, हमारे सोशियोलॉजी मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। जिन्होंने समाज के उद्विकास की चर्चा की है, सबसे पहले मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर है, वो सिंपल सोसाइटी की बात करते हैं, सरल समाज की। फिर कंपाउंड सोसाइटी की बात करते हैं, जिसके बाद में डबल कंपाउंड की, फिर ट्रिपल कंपाउंड की बात करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने चरण बताए हैं कि किस तरीके से पारंपरिक समाज था, फिर जिसके बाद में आधुनिक औद्योगिकरण समाज आ गया, फिर प्री टेक ऑफ अवस्था आ गई, फिर टेक ऑफ अवस्था आ गई, फिर सर्विसेज अवस्था आ गई, है ना। इन 5 चरणों का जिक्र किया है मिस्टर वॉल्ट रोस्टो ने। अब हम इनके पहले चरण की चर्चा करते हैं। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न पता है किस तरीके से बनेगा। पहला बात तो प्रश्न यहीं से बन सकता है कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं मिस्टर वॉल्ट रोस्टो, या फिर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि निम्नलिखित में से मिस्टर वॉल्ट रोस्टो ने स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो चरण बताए थे ना, उनको सही क्रम में सेट कीजिए। यह सही क्रम कौन सा है, या इनमें से उन्होंने किस चरण का उल्लेख नहीं किया है। तो पहला जो चरण बताया था इन्होंने, इसे हम ट्रेडिशनल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, पारंपरिक समाज के नाम से। तो भाई साहब, इस चरण में मिस्टर रोस्टो यूं कहते हैं कि जीवन यापन करने का जो प्रमुख तरीका था ना, वो एग्रीकल्चर थी, मतलब कृषि थी। इनके पारंपरिक चरण में जो प्रमुख जीवन यापन का तरीका था वो कृषि थी, और कृषि थी इसीलिए उत्पादकता कम होती थी। आज के समय में मेरे पिताजी से मैं कई बार ये बातें सुनता हूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि भाई साहब, पहले जमीन ज्यादा हुआ करती थी, पहले है ना पानी वगैरह, बरसात वगैरह तो अब कम होना ये हुआ है दिक्कतें, पहले बारिश भी खूब होती थी। फिर धीरे धीरे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके 4 बच्चे हैं, जमीन 4 बच्चों में बट गई, 4 बच्चों के और एक एक या 2 बच्चे हो गए, फिर जमीन का और वर्गीकरण हो गया। इस तरीके से जमीन का हिस्सा है वो घट घट के बहुत कम हो गया, ठीक है ना। अब
आज एक व्यक्ति के हिस्से में कम जमीन आती है लेकिन पैदावार ज्यादा होती है। उसका कारण यह है कि आज टेक्नोलॉजी, आज नए उत्तम किस्म के बीज आ गए, आज व्यक्ति के पास तकनीकी है, सब कुछ प्रॉपर टाइम से होता है, तो पैदावार भी वो अच्छी ले लेते हैं। तो जो पहला चरण है वो पारंपरिक चरण है। इसमें जीवन यापन का प्रमुख तरीका था वो कृषि थी, उसमें उत्पादकता कम होती थी, औद्योगिकरण जैसा कोई भी विशेषीकरण नहीं था। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है, तकनीकी का विकास है वो बहुत कम होता था और समाज का ज्यादातर जो हिस्सा है ना वो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर था, जिसमें कृषि पशुपालन वगैरह आ जाते हैं। ठीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता था और व्यापार जो प्रमुख रूप से होता था ना वो कृषि के क्षेत्र में ही होता था। ये मिस्टर वॉल्ट रोस्टो का क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है। पहला चरण क्या हो गया, पारंपरिक समाज हो गया। जिसके बाद में दूसरे चरण की चर्चा करते हैं, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है थोड़ी सी उड़ान भरी। अभी उड़ान नहीं भरी, जैसे हम आधुनिकता की चर्चा करते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन है ना, हम आधुनिकता की चर्चा करते हैं और आधुनिकता के बाद का जो आएगा ना उसे हम पोस्ट मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे, यानी उत्तर आधुनिकता। और आधुनिकता से जो पहले आएगा उसे हम प्री मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे, है ना, यानी पूर्व आधुनिकीकरण। और आधुनिकीकरण के पहले की अवस्था कौन सी थी, कृषि। तो ट्रेडिशनल भी एक तरीके से किस में आ जाएगा, प्री मॉडर्नाइजेशन में आ जाएगा, है ना। तो टेक ऑफ के पहले की अवस्था मतलब जब विकास होने को था उससे जस्ट पहले की अवस्था, आप तो इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है ना। पहले ट्रेडिशनल स्टेज हो गई और दूसरी हो गई प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। देखो इसमें क्या होता है, ये जो सेकंड चरण है मिस्टर रोस्टो का, इसमें पारंपरिक समाज से औद्योगिकरण की तरफ क्या था, एक तरीके से प्रस्थान था। मतलब ये संक्रमण काल की अवस्था थी। वो कई बार हम कह देते हैं ना कि ना हिंदू ना मुसलमान, तो ना तो पूरी तरीके से हम पारंपरिक रहे ना पूरी तरीके से टैक ऑफ हुआ, जो बीच की संक्रमण की अवस्था। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि संक्रमण की अवस्था कौन सी है, प्री कंडीशन फॉर टैक ऑफ, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना कि लोग है ना जो पूंजी के संचय पर ध्यान देने लगे, उनको थोड़ा थोड़ा से समझ में आया, अब से पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें वो इतना ही करते जिससे उनकी पेट पूर्ति हो जाती, कल के लिए वो बचा के नहीं रखते। इस अवस्था में क्या किया कि लोगों ने कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा बहुत जो बुनियादी ढांचा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी वो सुधार करने लग गए, ठीक है। और धीरे धीरे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना भी इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। देखो आर्थिक विकास कैसे होता है, पहला ट्रेडिशनल सोसाइटी में आर्थिक विकास किससे होता था, कृषि से होता था। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लोग है ना उन्होंने चेंज कर दिया और जो बिजनेसमैन थे ना वो थोड़ा बहुत पैसा लगाकर उद्योग धंधे इत्यादि करने लगे, जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे हो, सड़क वगैरह बनने लगे, ठीक है। और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। बुनियादी ढांचे का मतलब यही होता है कि जो उनका बुनियादी ढांचा था ना कृषि, कृषि में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो। हालांकि ये कोई बागवान दिखाई दे रहा है बगीचा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सुधार कर दिया इन लोगों ने। जैसे ये पेड़ है और पेड़ में इन लोगों ने कट लगा रखा है, जैसे गोंद गोंद जब हम रबर के पेड़ से गोंद प्राप्त करते हैं तो ये रबर का पेड़ आदि अनादिकाल से चला आ रहा होगा, 2-5 हजार साल पहले भी इस धरती पे रबर का पेड़ होगा, लेकिन इस पेड़ से रबर बनाया जा सकता है, इसका ज्ञान तो बाद में हुआ ना, कई हजारों साल बाद में हुआ इसका ज्ञान। तो मतलब ये जो अवस्था है ना, ये प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ अवस्था है, मतलब टेक ऑफ की तरफ जाते हैं उससे पहले का, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ना उनका लोग उपयोग करने लग गए। नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग का मतलब है कि हमारे यहाँ तालाब तो भरा है लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। मछली पालन कर दो उसमें भाई, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग आ जाएगा, उसको काम में लेना। और बागान शैली, ठीक है ना, अब तक जो परंपरागत कृषि करते थे वो बागान शैली में आ गए, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आ गए। तो ये है दूसरी अवस्था मिस्टर रोस्टो की, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ अवस्था, ठीक है। अब फिर तीसरी टेक ऑफ आ जाएगी, उड़ान वाली अवस्था, ठीक है। अब देखो साहब, उड़ान वाली अवस्था में उद्योग धंधे और इनोवेशन आ गए। यहां पर पूरी तरीके से खूब उद्योग धंधे, ना केवल उद्योग धंधे आए,
मल्टी डायमेंशन जो उनका दृष्टिकोण है वो भी सामने आ गया, अलग अलग तरीके से उद्योग धंधे आ गए। ठीक है। और अर्थव्यवस्था में विनिर्माण जैसे क्षेत्रों का विस्तार होने लगा, औद्योगिकरण है जो तेजी से बढ़ने लगा, पूंजीगत वस्तुओं में क्या होने लग गया, निवेश बढ़ने लग गया, लोग है ना इसमें इंटरेस्ट दिखाने लग गए। कृषि उत्पादन पुनः विक्रय के लिए होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपसे कोई यूं पूछ ले कि ये जो सिद्धांत है ना मिस्टर वॉल्ट रोस्टो का, इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम कृषि उत्पादन के पुनः विक्रय की चर्चा करें, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? पुनः विक्रय का मतलब होता है कि जैसे हम गेहूं की चर्चा करें, है ना। अब भाई साहब ये जो गेहूं है ना, ये गेहूं उत्पादन किस में आ जाएगा? ट्रेडिशनल में आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बिना कोई टेक्नोलॉजी के गेहूं का उत्पादन करना। फिर जिसके बाद में ये जो गेहूं के उत्पादन में थोड़ी सी तकनीकी आ गई, नए तरीके से हम गेहूं करने लग गए, रसायन वगैरह खाद बीज वगैरह हम उसमें डालने लग गए, ये प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ आ गया। अब फिर उस गेहूं से प्रोडक्ट बनाना, उस प्रोडक्ट मतलब गेहूं से क्या बनता है, नॉर्मली टोस्ट वगैरह बनते हैं, बिस्किट वगैरह बनते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर थे ना, प्राथमिक क्षेत्र की जो चीजें थी, उनका क्या होने लगा, पुनः विक्रय होने लग गया, मतलब उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगे। ये किस में आ जाएगा? ये टेक ऑफ में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उद्योगीकरण हो गया ना भाई, ठीक है। और इससे क्या हो गया, शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ, उद्योग धंधों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से जो तीसरी अवस्था आती उसे हम क्या कहेंगे, टेक ऑफ स्टेज, ठीक है। और फिर जिसके बाद में अगला आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता, पूरी तरीके से मैच्योर, ठीक है, मैच्योरता की ओर बढ़ रहे हैं लोग। फिर मैच्योरता की ओर बढ़ रहे हैं तो टेक ऑफ से सुधरी हुई अवस्था है, निरंतर आर्थिक वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण और अर्थव्यवस्था का विविधीकरण हो गया। विविधीकरण का मतलब इसके बहुत सारे रूप है ना जो निकल कर आए, तकनीकी में नवाचार आ गया, और इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में हमें सुधार करना है, ठीक है। आयात और निर्यात वगैरह इसमें शामिल हो गए, जीवन स्तर में सुधार हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यम वर्ग का क्या हो गया, विकास हो गया। ये ड्राइव टू मैच्योरिटी है ना, परिपक्वता की तरफ, तो इसमें मध्यम वर्ग का विकास हुआ, विनिर्माण उद्योग धंधों का और भी ज्यादा विकास हुआ, और तृतीय क्षेत्र का क्या होने लग गया, धीरे धीरे विकास होने लग गया है, ठीक है। अब जो अंतिम इसकी अवस्था है उसे हम एज ऑफ हाई मास कंजप्शन के नाम से जानते हैं, यानी उच्च उपभोक्ता आयु। अर्थव्यवस्था का अत्यधिक औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र, सर्विसेज, जैसे अभी ये जो चल रहा है सर्विसेज वगैरह, आप घूमने के लिए गए, अब आपको एक गाइड की जरूरत है, आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा, ठीक है ना, उसने आपका मार्गदर्शन मतलब आपको सर्विस दी। आप पता नहीं कहां कहां से पूरे भारतवर्ष से हमारी क्लासेस देख रहे हो, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। आप बैंक में गए, ठीक है ना, आपने कुछ डिस्कशन किया वहां पर काउंटर पे, पूछताछ खिड़की पे, मतलब आप सर्विसेज, आज सर्विसेज का बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं आपके पास कि ये बीमा करवा लो, वो बीमा करवा लो, इससे ये फायदा, सारे सर्विसेज के ही है ना। और ध्यान रखना, उत्पादन से ज्यादा उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, कंजप्शन पर ज्यादा, मतलब एक तरीके से लाइफ स्टाइल में सुधार, ठीक है। उच्च जीवन स्तर और व्यापक उपभोक्ता वस्तुओं पर कहीं ना कहीं ज्यादा वृद्धि होने लग गई, विनिर्माण भारी उद्योग वस्तुओं में परिवर्तन हो गया, और समाज का ज्यादातर जो भाग है ना वो तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है, तृतीय क्षेत्र में ये रिसर्च वगैरह आते हैं, सर्विसेज वगैरह आते हैं ना, इसमें है ना लोगों का ध्यान बढ़ने लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टर वॉल्ट रोस्टो साहब है ना, उसने 5 अवस्था बताई है। जो पहली अवस्था बताई है ना मिस्टर वॉल्ट रोस्टो ने, उसे हम ट्रेडिशनल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। दूसरी बताई है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, अंग्रेजी में याद कर लेना। तीसरी बताई है वो टेक ऑफ बताई है, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी बताई है, और फिर हाई मास कंजप्शन बताया। ये 5 अवस्थाएं बताई है, ठीक है। और इसकी आलोचना भी हुई है, मिस्टर वॉल्ट रोस्टो की आलोचना इसलिए हुई है कि जैसा कि मैंने कहा कि 1960 में ये दिया था, और ये अमेरिका से ताल्लुकात रखते थे, अमेरिकन अर्थशास्त्री थे,
और इनका जो ज्यादातर दृष्टिकोण था ना, ज्यादा तो अनुभव था, वो यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि यूरोपियन समाज पर ही वो केंद्रित था। अब भाई यूरोपियन समाज की कंडीशन हमारे पूर्वी समाज में कैसे लागू कर सकते हो? तो इस वजह से भी इनका क्या हुआ, आलोचना हुई, है ना। और ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित था, जैसे मिस्टर कार्ल मार्क्स की आलोचना होती है ना, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, है ना, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद या भौतिकवाद की डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की आलोचना होती है। नियो मार्क्सिज्म इसीलिए तो निकल कर आया था, इसलिए इनकी आलोचना होती है, ठीक है ना। और ये रेखीय और निर्धारणात्मक था, लीनियर और डिटर्मिनिस्टिक था। मतलब एक तरीके से इन्होंने कहा कि एक ही प्रोसेस में ये चीजें चलती है, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शेयर मार्केट में कितनी गिरावट आई, है ना। तो इन्होंने एक उद्विकास के रूप में इसको प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं भ्रमित करता है ना। और वैश्विक असमानताओं को इन्होंने देखा है, केवल इन्होंने यूरोसेंट्रिक तरीके से उसको देखा है, विश्व के नजरिए से नहीं देखा। इन बिंदुओं के आधार पर ही क्या होती है, इनकी आलोचना होती है। आ गए समझ में वॉल्टर रोस्टो का? देखो भाई, मैं वैसे तो शिक्षक हूं समाजशास्त्र का, है ना, वैसे तो समाजशास्त्र का शिक्षक हूं, लेकिन याद रखना कि किसी टॉपिक को जब हम घंटों तक पढ़ते हैं ना, तो कोई सा भी टॉपिक का, बस मुझे अच्छी किताबें मिले, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, अगर मुझे अच्छी किताब मिले, वो मेरे अकॉर्डिंग मिले, कि आसान भाषा में हो, है ना। इसीलिए मन लगाकर पढ़ा करो। और जैसा कि मैंने कहा कि हम बहुत लकी हैं कि हमें समाजशास्त्र जैसा विषय पढ़ना पड़ रहा है। ये चीजें आप जरूर याद कर लेना। पहला स्टेज इनका ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा स्टेज इनका प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, तीसरी जो टेक ऑफ होता है ड्राइव टू मैच्योरिटी हो जाएगा, और हाई कंजप्शन, हाई मास कम्यूट कंजप्शन हो जाएगा। अब देखो साहब, अगला आ गया मिस्टर वॉलरस्टीन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मिस्टर वॉलरस्टीन ने जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना, ये 1970 के दशक में दी थी, और समाजशास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत के नाम से जानेंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने सोसाइटी और इकोनॉमिक्स को जोड़ने का काम किया था, ठीक है। इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दिया था ये। और वैश्विक असमानता, आर्थिक संरचनाएं समय के साथ कैसे चेंज होती है, ये तो हमें पता है। आर्थिक विकास के मॉडल हमें यही तो बताता है कि आर्थिक संरचनाएं समय के अनुसार कैसे बदलती है, और अलग अलग देशों में अलग अलग आर्थिक असमानताएं होती हैं। अब मेरी इस लाइन से आपको बेवर याद आ गया होगा, ठीक है। समय वही था, एक यूरोप था, एक हमारा पूर्वी देश थे, मतलब भारत की चर्चा कर लेते हैं। यूरोप में पूंजीवाद क्यों आया, हमारे यहां पूंजीवाद क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां की आर्थिक संरचना अलग थी, हमारी आर्थिक संरचना अलग थी। हम भागवादिता पर ज्यादा निर्भर करते थे। हम आज भी जमीन को माता मानते हैं कि जमीन माता है, कुछ भी पैदा नहीं हो रहा। सड़क, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। खैर, हालांकि मैं भी किसान परिवार से हूं, जमीन मेरी भी प्रिय है। हमारे यहां हाईवे निकलता है, ठीक है ना, हमारा कोई खेत का हिस्सा उस हाईवे में जा रहा है, मोटा पैसा वो लोग दे रहे हैं, तब भी हम विरोध कर रहे हैं। एक पीढ़ी दो पीढ़ी है ना, भूखे मरती रहेगी, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, जमीन में पैदा हो नहीं रहा, फिर भी विरोध कर रहे हैं। हमारी जमीन, हमारी जमीन, क्या कर लोगे इस जमीन का? मैं जहां जिस शहर में रहता हूं, यहां पर सैनियों की जमीन है, आधा सा बांधे इनका है सैनियों का। कईयों ने तो बेच के बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए। कईयों के पास 10-10 करोड़ की जमीनें हैं, फिर भी मजदूरी करने जाते हैं 500 रुपए की। ये बुद्धिमानी नहीं है। तो ये अलग अलग देशों की अलग अलग आर्थिक संरचनाएं, आर्थिक मॉडल होते हैं, ठीक है। एक सोच होती है ना, एक जो स्ट्रक्चर होता है, वो अर्थव्यवस्था का विकास करता है। अब देखो साहब, जैसे ये जो है ना, मिस्टर वॉलरस्टीन है, उन्होंने तो 5 अवस्था बताई है, ठीक है। और ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले ये कोर की चर्चा करते हैं, है ना। ये एक तो कोर देशों की चर्चा करते हैं, एक परिफ्री की चर्चा करते हैं, यानी परिधि की चर्चा करते हैं, और एक सेमी परिफ्री यानी सेमी परिधि की चर्चा करते हैं। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि
कोर परिधि और सेमी परिधि की बात कौन करता है? इमैनुअल वॉलेर स्टील करता है। सबसे पहले ये कोर देशों की चर्चा करता है। कोर देश क्या होते हैं? ध्यान रखना, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित होते हैं कोर देश। औद्योगिक और राजनीतिक रूप से वो प्रभुत्वशाली होते हैं कोर देश। जैसे हम यूएसए की चर्चा करें, अमेरिका की, जैसे हम जर्मनी की चर्चा करें, जापान की चर्चा करें, ये कोर कंट्री में आते हैं। ठीक है, उन लोगों के पास मजबूत सरकारें होती हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उच्च कौशल वाली क्या होती है? श्रम शक्ति होती है। ठीक है, और जो कोर देश होते हैं ना, वो परिधि राष्ट्रों से संसाधनों का निष्कर्षण करते हैं और अक्सर इन क्षेत्रों से श्रम का शोषण करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी उनकी और मजदूरी हमारी, परिधि देशों की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुंदर पिचाई की चर्चा करता हूं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। अब हम तो परिधि परिधि सेमी परिधि वाले देश हैं। व्यक्ति कहां का था? परिधि और सेमी परिधि वाला। उसको किसने हाईजैक कर लिया? कोर देश ने हाईजैक कर लिया, उसके दिमाग का सदुपयोग किया, तो कहीं ना कहीं शोषण किया ना। तो कोर देश क्या होते हैं? आर्थिक रूप, टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास बहुत ज्यादा होती है। ये बताना चाह रहे हैं मिस्टर वालेरस्टेन, है ना, जैसे इन्होंने कहा है अमेरिका, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो इनके अनुसार जो सबसे अच्छी जो कंडीशन होती है ना किसी देश की, दैट इज कोर कंट्री। कोर कंट्री के बाद में जो अगला आता है उसे परिधि बोलते हैं, पेरिफेरी। और ये राष्ट्र कम विकसित तो होते हैं लेकिन कम विकसित होते हैं। ठीक है, कमजोर अर्थव्यवस्था होती है और मुख्य रूप से कोर देशों को कच्चा माल और कृषि आपूर्ति। वही बात हो गई, हम यहां से गेहूं बेचेंगे, गेहूं हम कहां भेजेंगे? कोर देशों में। कोर देश उससे प्रोडक्ट, ये हॉर्लिक्स वगैरह ये वहीं से बनते आए हैं बच्चों के, नेस्कैफे और हॉर्लिक कॉफी वगैरह। फिर वो ही प्रोडक्ट को 1 किलो गेहूं भेजा, 1 किलो गेहूं से वो 5,000 का माल तैयार करके हमारे यही मार्केट में, मतलब हमारा शोषण कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और इन देशों की अर्थव्यवस्था अक्सर कोर देशों पर निर्भर करती है और कोर राष्ट्रों पर निवेश प्रौद्योगिकी बाजारों के लिए क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ये अक्सर अविकसित होते हैं, गरीब होते हैं। जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की चर्चा करें, है ना, मेनली अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करें, चाहे हम सूडान वगैरह की चर्चा करें, ठीक है ना, मंगोलिया की, वो सोमालिया की चर्चा करें, वो चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कम विकसित होते हैं वो कौन से होते हैं? परिधि वाले राष्ट्र होते हैं। फिर जिसके बाद में सेमी परिधि, ये बीच के होते हैं, ये ज्यादा पिछड़े भी नहीं होते और ज्यादा विकसित भी नहीं होते। ठीक है, ये बीच की अवस्था है, संक्रमणकालीन अवस्था, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। ठीक है, बताई थी मैंने मिस्टर रोस्टो में, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, टेक ऑफ से पहले की अवस्था है। ये क्या होते हैं? बीच के होते हैं और परिधि से थोड़े से ज्यादा विकसित होते हैं, लेकिन कोर देशों से ये क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं, है ना। कोर और परिधि के बीच में एक तरीके से ये बफर का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। शोषण में तो शामिल होते हैं लेकिन शोषण करते भी हैं। क्या करते हैं? खुद का शोषण होता है लेकिन ये कर लेते हैं, खुद भी शोषण कर लेते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और प्रगति अनुभव करते हैं। पूंजी टेक्नोलॉजी बाजारों पर क्या निर्भर रहते हैं, जैसे ब्राजील, भारत और चाइना वगैरह की चर्चा करें। हालांकि चाइना तो आज बहुत डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये 3 भागों में वर्गीकृत किया है, इनको आप याद कर लेना। सबसे पहले कोर, है ना, कोर कंट्री, कोर देशों की अवस्था, फिर परिधि देशों की अवस्था, और फिर जिसके बाद में सेमी परिधि देशों की अर्थव्यवस्था। 3 मॉडल बताए मिस्टर वालेरस्टेन ने 1970 के दशक में। फिर पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी ये बात करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी प्रणाली और लाभ प्रेरित के चारों ओर क्या होती है? संरचित। मतलब ज्यादातर जो गतिविधियां होती है ना, वो लाभ कमाने की मंशा से ही होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। और संपत्ति परिधि से कोर की तरफ बहती है, जिसे परिधि को कोर पर निर्भर बना दिया है। जो पूंजी होती है ना, जो पूंजी का जो ज्यादातर बहाव होता है, वो याद रखना परिधि से कोर की तरफ होता है, क्योंकि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है। आज हम कहाँ बैठे हैं? आज हम सेमी परिधि में बैठे हैं, लेकिन हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा पैसा कोर देशों में जा रहा है। सोचा है कभी ये चीज कैसे जा रहा है? पता है?
नहीं पता कैसे जा रहा है? तू रोज कोर देशों को पैसा भेज रहा है, बता कैसे भेज रहा है? आज ये जो इंटरनेट का यूज कर रहा है ना, गूगल वगैरह कर रहा है, यूट्यूब वगैरह देख रहा है, यूट्यूब पे जो ऐड वगैरह आ रहे हैं, तो एक मोटा पैसा है ना जो उन देशों को जा रहा है, जाने अनजाने में। ये दुनिया भर की वेबसाइट आप जो वैसे ही सर्चिंग कर लेते हो ना, जो बड़े बड़े प्ले ट्विटर की हम बात करते हैं, तो ट्विटर कोई मूर्ख तो है नहीं कि आप लोगों के लिए फ्री में मनोरंजन। इंस्टाग्राम कोई मूर्ख तो है नहीं फ्री में आपके लोगों के लिए मनोरंजन। आपका समय भी जा रहा है और उन लोगों को आप पैसा भी भेज रहे हो। आप कोई विज्ञापन देखते हो ना, मोटा पैसा जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर ये रेशियो चलता है 55 और 45% का। चलो साहब, तो इस तरीके से 3 भागों में वर्गीकृत किया मिस्टर वॉलर स्टोल ने। ऐतिहासिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से ही हो गई थी। ठीक है, और यूरोपीय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। आर्थिक शोषण की भी बात करते हैं ये, कि कोर राष्ट्र परिधि देशों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ये देखो साहब, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पर कोर आ गया, फिर सेमी पेरिफेरी आ गया, और फिर पेरिफेरी आ गया, है ना। परिधि, सेमी परिधि और कोर। ठीक है, ये देखा होगा आपने, रेड वाला हाई प्रोफाइल कंजप्शन गुड्स जो सर्विसेज वगैरह हैं, वो सेमी और परिधि और सेमी परिधि में जा रही है। और फिर वहां से क्या आ रहा है, चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो यहां का जो कच्चा माल है ना, कच्चा माल हो गया, और चीप लेबर, सस्ते श्रमिक, कहां उन लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है, कोर के पास। ये मिस्टर वालरस्टाइन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़े। इसकी आलोचनाएं भी हुई है, डिटर्मिनिस्टिक, है ना। इन्होंने भी कहा है कि ये सब कुछ नियतात्मक, मतलब ये सभी जगह इन्होंने कंडीशन को अप्लाई किया, बाकी ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन होती हैं। ठीक है, आर्थिक कारकों पर ही इन्होंने ज्यादा जोर दिया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का इन्होंने अनदेखा कर दिया। बेवर की चर्चा करें, बेवर ने तो चलो ठीक है ना, बेवर हमारा सम्मानीय है तो ठीक है, लेकिन उसने तो मुंह उठाकर कह दिया। कार्ल मार्क्स ने तो कह दिया, है ना, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को। कार्ल मार्क्स ने कह दिया कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है। भाई, हम धर्म की बदौलत ही जिंदे हैं। तुम लोग तो अपनी बहनों को बहन नहीं समझते, पश्चिम देशों में यही है, अपनी माताओं को माता नहीं समझते, तुरंत कहीं अश्लील हरकत कर रहे हो, पिता भी, मतलब हो रही है ये चीजें, तुम्हारे तो कॉमन है, बाप बेटे बैठ के दारू पी रहे हैं तुम्हारे तो। अब हम धर्म, धर्म मतलब धीरे धातु से बना है, धर्म का मतलब धारण करना। तो नैतिक मूल्य, भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? तो यह हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, हमने भागवादिता पर जोर दिया। अरे हम तो वो लोग हैं जो भारी आक्रांता, जो दुश्मन, अगर सामने युद्ध चल रहा है और वो निहत्था हो गया ना, उसकी तलवार गिर गई ना, तो हम भी अपनी तलवार फेंक देते थे। और वो लोग क्या करते थे, हमारे पीठ में छुरा घोंपते थे। तो इन सारी चीजों की वजह से मिस्टर वालरस्टाइन की क्या हुई है, आलोचना हुई। ठीक है, चलो शाम। और जिसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आता है वो रिचर्ड नॉलन का आता है। और मिस्टर नॉलन ने ये 1979 में दिया था। ठीक है, रिचर्ड एल, इसको रिचर्ड ही बोलूंगा, है ना। रिचर्ड विकास चरण, इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिस्टर रिचर्ड का, नॉलन का जो है ना विकास मॉडल है, जो आईटी पर आधारित है, कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का विकास होता है। इन्होंने 6 चरण बताए हैं। ठीक है, जैसे पहले ये इनिशियल स्टेज की चर्चा करते हैं। पहले चरण में ये कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का उपयोग अलग अलग था, कोई संगठन नहीं था, है ना। सीमित योजना और रणनीति, बहुत कम योजना। ठीक है, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, और आईटी समर्थन और औपचारिक नीतियों में क्या थी, कमी थी। तो पहली स्टेज आ गई इनिशियल स्टेज, फिर दूसरी स्टेज आ गई संक्रमण स्टेज, है ना। वही हम परंपरा से और फिर टेक ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से संक्रमण अवस्था है। यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताया गया कि ठीक है, आप इसको बनाइए। ठीक है, विभागों में आईटी का प्रचार किया गया, विभागीय स्वचालन पर ध्यान दिया गया, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, जैसे कैलकुलेटर वगैरह हो गए, कॉमन चीजें। पहले रेलवे में आपने देखा होगा, रेलवे के जो टेलीफोन होते थे ना, हमारे यहाँ जन सामान्य के लिए तो बाद में है, रेलवे में पहले वो होता था, हैंडल होता था। हमारे रेलवे चौकी थी,
तो वो फाटक वाला जैसे पानी लेने के लिए चला गया, हम उसके हैंडल को घुमा देते थे। फिर वो घंटी है जो पास में रेलवे स्टेशन है वहां पे बजती थी, फिर वहां से फोन आता था कि आपने रिंग किया। तो मतलब वो आम जन के लिए नहीं था, वो सीमित, है ना, विभागीय एक्टिविटीज हुआ करती थी, असंगठित प्रयास थे। ठीक है, दूसरी संक्रमण अवस्था आ गई। तीसरी कंट्रोल में ले लिया इसको, थोड़ा सा नियंत्रण अवस्था आ गई। आईटी के प्रबंधन, केंद्रीय प्रबंधन पर जोर दिया जाने लग गया, इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई। ठीक है, तो तीसरी कंट्रोल की अवस्था आ गई। चौथी इंटीग्रेशन की अवस्था आ गई, सभी विभागों को एकीकरण कर दिया, थोड़ा सा और आईटी में सुधार कर लिए। जैसे आजकल हम चर्चा करते हैं शोध गंगा और शोध गंगोत्री की चर्चा करें, यूजीसी के 2 प्लेटफॉर्म है ये। पहला है शोध गंगा और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है भाई साहब शोध गंगोत्री, है ना। अब ये आवश्यक कर दिया कि कोई पीएचडी करता है तो वो जो उसकी थीसिस है ना, वो थीसिस को कहां पे अपलोड करेगा, शोध गंगा पे, और वो उसकी सिनॉप्सिस को कहां पे अपलोड करेगा, शोध गंगोत्री पे। अब दुनिया भर के सब्जेक्ट, किसी को टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो यहां इस वेबसाइट पे अपना सब्जेक्ट सर्च करके खोज लो, आसानी हो जाएगी। तो मतलब टेक्नोलॉजी का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान दिया जाने लग गया। जैसे हमारे राजस्थान में जयपुर में है एक डेटा भंडारण सेंटर है। जब अपन जाते हैं ना, झालाना की तरफ से जाते हैं, वो बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ है। तो गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रबंधन पर यह ध्यान देता है। जैसे हम नेट की परीक्षाओं की चर्चा करते हैं, है ना। अब नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है, ना केवल नेट जेआरएफ की बल्कि बड़ी परीक्षाएं होती है, तो जहां पे सेंटर होता है ना वहां पर जैमर लगा देते हैं। जैमर जैसे ही लगाए आपके फोन वोन काम करना बंद कर देंगे, पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर देंगे। कहीं भी कुछ बड़े बड़े नेताओं के और जो संदिग्ध आदमी है उनके फोन सर्विलांस पे रख लेंगे। ठीक है ना, तो ये सब डेटा प्रशासन में आता है। तो 5वीं अवस्था है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर जिसके बाद में मैच्योरिटी, छठी अवस्था बताइए, उसे हम मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की अवस्था कहेंगे। पूरी तरीके से आईटी पर निर्भर, निरंतर सुधार और अनुकूलन पर ध्यान दिया गया। प्रतिस्पर्धा क्या हो गई, बढ़ने लग गई। इस तरीके से भाई साहब ये 6 अवस्था बताइए, है ना। आप ये 6 की 6 अवस्था है ना, इनको आप याद कर लेना। मिस्टर नॉलन वाला जो आर्थिक विकास के हैं, पहली जो अवस्था बताई है इन्होंने, मतलब मेनली इन्होंने जो आर्थिक विकास है ना वो आईटी पर निर्भर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, इसकी बात करता है मिस्टर नॉलन। ठीक है, पहला इनिशियल स्टेज, फिर संक्रमण अवस्था है दूसरी। ठीक है, तीसरी अवस्था हो गई जो नियंत्रण अवस्था है, और प्रत्येक अवस्था के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। फिर चौथी अवस्था आई है वो इंटीग्रेशन आ गई, 5वीं है जो डेटा एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, और जो छठी अवस्था है वो मैच्योरिटी स्टेज आ गई यानी परिपक्वता, है ना। इसके बाद मिस्टर नॉलन करेगा, और फिर जिसके बाद में वालरस्टीन की चर्चा करते हैं। मिस्टर वालरस्टीन ने कोर, परिधि और सेमी परिधि, है ना, इसमें जो सबसे मजबूत जो अर्थव्यवस्था होती है, सबसे जो मजबूत अर्थव्यवस्था होती है वो कोर देशों की अर्थव्यवस्था होती है। कोर देश है ना जो शोषण करते हैं, और सबसे जो खराब होती है ना वो परिधियों की होती है, उनका शोषण किया जाता है। ठीक है, और सेमी परिधि और जो परिधि वाले देश है ना वो कोर देशों को रॉ मटेरियल भेजते हैं, चीप लेबर भेजते हैं। ठीक है, और फिर जिसके बाद में ये 5 अवस्था बताई है रोस्टो ने, और जिसमें जो सबसे पहले की अवस्था बताई है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी बताई है। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ की बात करते है ना, और फिर जिसके बाद में टेक ऑफ आ गया, ड्राइव टू मैच्योरिटी आ गया चौथे नंबर का। हाँ, ड्राइव टू मैच्योरिटी आ गया, एज ऑफ मार्च कंजप्शन आ गया। ये 5 अवस्था बताई है। और भी है, आर्थिक विकास के जो मॉडल है ना वो 5-6 मॉडल और है, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैं इतनी ही ऊर्जा कंप्लीट कर पा रहा हूं, सत्य बता रहा हूं, कई दिन हो गए मुझे पढ़ते हुए। अभी मैं दौरे पर था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा दौरे पर था, कल ही आया हूं शाम को। तो उस दौरे में भी मैं सारी चीजें पढ़ता गया, मोबाइल मेरे पास था ही, है ना, और टैबलेट वगैरह था। तो मैं जब कहीं भी सफर में जाता हूं ना तो सदुपयोग करता हूं उसका।
जैसे मुझे पता है कि रात को 10 बजे मुझे ट्रेन में बैठना है, सुबह 4 बजे पहुंचना है। नींद आए तो ठीक है, ना आए तो अपने नोट्स वगैरह और वो सारी चीजें तैयार करते रहो, पढ़ते रहो। लिख ना पाओ तो एटलीस्ट यहां तो बैठेगी, एक्सप्लेन करने में तो आसानी होगी। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़े हैं और सफलता के लिए पढ़े हैं ना। आप सफल हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी। मेरी शुभकामना है। माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।